Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. We are doing our chapter Major Domains of the Earth in Geography book for class 6th। वही हम भूगोल में कक्षा 6 के लिए जो हमारी किताब है पृथ्वी हमारा आवास में जो पाठ है पृथ्वी के मुख्य परिमंडल पृथ्वी के पूरे मुख्य परिमंडल वो पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। In this chapter, we have discussed previous videos like the spheres on Earth, like lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. What are they, and what is in these layers, in these spheres, and from where the name are taken. Then we have discussed about lithosphere। भाई हमने ये जो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल इनके बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में, और उसके साथ हमने जो डिस्कस किया था भाई वो था लिथोस्फेयर, मतलब जो स्थल मंडल। उसमें हमने देखा भी जो हमारी धरती है उसकी ऊपरी जो सतह है जिसे सरफेस या क्रस्ट कहा जाता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में बटा हुआ है। तो जो हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने बताए थे हमने, 7, और जो ओशंस थे वो थे हमारे 5। तो उसके बाद हमने भाई जो अर्थ के ऊपर जो सरफेस पे सबसे हाईएस्ट पीक है उसके बारे में भी देखा भाई, जो माउंट एवरेस्ट है, और जो मेरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में इस पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर सबसे गहरा पॉइंट बिंदु, उसके बारे में हमने देखा भी कितना गहरा वो है। और इससे पिछली वीडियो में हमने देखा भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी पृथ्वी पे, जो ज़मीन है उसको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे भी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ये अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमने बांटे हुए नाम दे रखे हैं इनको, अलग अलग जो ज़मीन है हमारी धरती पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करेंगे जल मंडल की। हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर जैसे हमने फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी इस चैप्टर की उसमें नाम लिया था हाइड्रो से, जो हाइड्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है पानी, वाटर, उसी से बना है हाइड्रोस्फीयर। तो भाई अभी देखते हैं इसमें क्या है, क्या बताना चाह रहा है। द अर्थ इज ए कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। जो हमारी धरती है वो नीले ग्रह के नाम से जानी जाती है, ब्लू प्लेनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। अब ये जो धरती है इसमें 71% जो हिस्सा है, अगर हम अपनी धरती को बांट दे तो इसका 71% हम कह सकते हैं भाई 1/3, ये जो हिस्सा है ये है पानी का 71%, और जो बच गया हमारा ये है 29%, ये है लैंड का जिस पर हम रहते हैं, हम वास करते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं ये। तो अभी हम एक मोटा मोटी हिसाब दे सकते हैं भाई कितना ज़्यादा पानी है और कितनी कम ज़मीन है। और इसीलिए क्योंकि ये जो पानी है इतना ज़्यादा पानी है, सो महासागरों में, ओशंस में है, जो हमने मैप में देखा था, तो भाई उसके हिसाब से जो पानी है उसका कलर हमें दूर से ब्लू दिखाई देता है, और इसी कारण हम कहते हैं अर्थ को द ब्लू प्लेनेट। इसीलिए हम धरती को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। जैसे भी हाँ यहाँ पे ये डिस्क दिखा रखी है, तो क्योंकि पानी का रंग हमें ब्लू दिखाई देता है इसलिए हम उसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। इसके बाद है भाई हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज रनिंग वाटर इज इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स
ice in glaciers, underground water and water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. अब जो पानी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, फर्स्ट जो पिक्चर थी इसमें, भाई जो हाइड्रोस्फीयर में कौन से पानी है, जो सॉलिड में आइस, लिक्विड मतलब वाटर, और उसके साथ है जो गैसियस थी जैसे वाटर वेपर। तो इन तीनों को मिला करके जो भी जो पार्ट बनता है पृथ्वी पे, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो चलिए तो इसमें क्या क्या है भाई, जो रनिंग वाटर है, जैसे भी जो ओशंस हैं, जो समंदर हैं, सब महासागर हैं, जो हमने 5 महासागर किए थे, रिवर्स जो दुनिया भर की नदियां हैं हमारे भारत में, और हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक देश में जो नदियां हैं, लेक्स हैं, जितनी भी झीलें हैं, ग्लेशियर्स जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर वैसे हम हिमनद कहते हैं भाई। हमने पिछले चैप्टर में भी, जो एक चैप्टर था हमारा इसी बुक में, उसमें पढ़ा था ग्लेशियर के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर जो धरती के नीचे पानी है, जिसे हम चोवा कहते हैं अभी देसी भाषा में, एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं, जो पानी की बिल्कुल बारीक बारीक बूंदें हैं, जिसे हम कहते हैं वाष्प, तो उन सभी को मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है भाई। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, एक भाई छोटी सी डिस्क दिखा रखी है, तो इसमें क्या बता रखा है, मोर देन 97% ऑफ अर्थ इज फाउंड इन ओशंस, जो सॉरी धरती पे जितना पानी है उसका 97% से भी ज़्यादा यहाँ पे दिखा रखा है, मोर देन 97.5। तो इससे भी ज़्यादा पानी है वो सागरों महासागरों में है, जो ओशंस हैं हमारे उसमें है भाई। और उसके बाद कितना जो 2.5 जो पानी बच गया, 3% के ऑलमोस्ट जो पानी बच गया, वो कहाँ है? A large proportion of the rest of water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is all available as fresh water for human use. अब भाई हम देखते हैं भाई, ये जो पानी है 97.5 जो परसेंट पानी है, ये तो महासागरों में है, जो कि हमारे पीने लायक या फिर हमारे यूज़ करने लायक नहीं है। लेकिन जो ये 2.5% का जो पानी बच गया, इसमें से भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो पानी है वो कहाँ है? इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स एंड अंडर द ग्राउंड। तो भाई इसका भी ज़्यादातर जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड है, हमारी ज़मीन के नीचे है, जिसको हम कुएं से, हैंडपम्प से निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं। और आइस शीट इन ग्लेशियर, और जो ग्लेशियर है, हिमनद हैं, वहाँ पर जमा हुआ है, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो बर्फ़ है, हिमालय में और दूसरे जो पहाड़ हैं उनमें जो बर्फ़ जमी हुई है, तो ये बर्फ़ के रूप में अधिकतर पानी है, और अंडरग्राउंड पानी है ये अधिकतर। और कुछ थोड़ा बहुत पानी ही हमारी नदियों में और लेक्स में है भाई, जो हम यूज़ कर सकते हैं। इवन लेक का भी पानी हम यूज़ बहुत कम कर सकते हैं। एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। बहुत कम मात्रा में पानी बचा है जो इंसान यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है भाई? कंपेरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब जो कॉन्टिनेंट थे उसका एक साइज़ कंपैरिजन कर रखा है, चलो इसके हम बाद में डिस्कस करते हैं। हंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लेनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। और इसके बावजूद भी भाई, हालांकि हम कहते हैं धरती भाई ब्लू प्लेनेट है कि इस पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, हमें पानी की किल्लत महसूस होती है भाई। हम पानी की जो दिक्कत होती है, पानी की कमी, उसको महसूस करते हैं। अब इसका तो कारण शायद आपको भी पता ही होगा, मुझे बेहतर जानते हो भाई। हम पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, जितने पानी की हमें ज़रूरत होती है हम उससे एक्सेस मात्रा में पानी का ओवर यूज करते हैं, बेकार उसको बहा देते हैं।
बेकार के कामों में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भाई इसलिए जो पीने का पानी है वो कम पड़ रहा है। और दूसरा जो रीज़न है वो हमारी जनसंख्या भी है भाई। और एक और रीज़न जो हमारे फैक्ट्रीज हैं भाई। तो इन सब के कारण पानी की कमी हमें महसूस हो रही है। ओशंस, अब जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें ओशंस की बात करते हैं, जो कि हमने काउंट किए थे टोटल 5। चलिए, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब जो महासागर है ये हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल है उसका मुख्य हिस्सा है, क्योंकि हमारा मोर देन 97% वाटर है वो इन्हीं ओशंस में है, इसलिए ये मुख्य हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर के। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे भी हमने मैप में देखा था, हर एक जो ये ओशन है वो आपस में जुड़ा हुआ है। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो पानी है भाई जो इन महासागरों का, वो हमेशा चलता रहता है, मूवमेंट में रहता, कभी एक जगह नहीं रुकता। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। और जो हमारे जो महासागर हैं उसके पानी है, उसकी 3 तरह की गतियां हैं, 3 तरह की मूवमेंट वो करता है। और कौन सी हैं? एक तो वेव्स हैं, वेव्स मतलब लहरें हैं। टाइड्स जो ज्वार भाटे हैं। एंड द ओशन करंट, और जो ओशन में महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो, जैसे गर्म धारा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, गर्म धारा और जो ठंडी धाराएं होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगली क्लासों में, अगले चैप्टर्स में बातचीत करेंगे। अभी जो वेव्स हैं ये हमें दिखाई देती हैं इस शेप में। और जो टाइड्स हैं, जब पूर्णिमा की रात हो, पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, तब जो समंदर का जो पानी होता है वो ऊपर उठ जाता है मून और सन के। भाई जो करंट्स हैं वो महासागरों के अंदर है, जो लेवल है हमारे महासागरों का, वाटर लेवल है, उसके नीचे गहराई में ये करंट्स होती हैं। टाइड्स जैसे भाई हमने बात पिछले जो इस ज्योग्राफी में हमने बात की थी भी, जब मून और जो सन होते हैं वो पास होते हैं धरती के पूर्णमासी के अमावस के दिन और रात में, जब ये जो समंदर होता है उसका पानी ऊपर चढ़ जाता है भाई, जो आसपास के जो किनारे होते हैं ज़मीन के उनको डुबो देता है। तो और उसके बाद वो नीचे भी चला जाता है, तो उसे हम पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, जो कि अर्थ के और मून के और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, उसे हम टाइड कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन। जो मुख्य जो बड़े जो महासागर हैं 5, वो हैं पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। भाई पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर इसे कहते हैं, दक्षिणी महासागर इसे कहते हैं भाई, और ये है आर्कटिक महासागर। तो ये हो गए 5 महासागर। द पैसिफिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अच्छा, इनके साइज के हिसाब से तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो है पैसिफिक, उससे छोटा है अटलांटिक, उससे छोटा है इंडियन ओशन, और उससे छोटा है साउदर्न, और उससे सबसे छोटा है आर्कटिक। तो अभी इसमें एक मज़ेदार बात है, जो इंडियन ओशन है वो अकेला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। अब जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक प्रशांत महासागर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा महासागर है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अब ये इतना बड़ा है कि धरती पर 1/3 जो महासागर है, वो 1/3 महासागर सिर्फ पैसिफिक महासागर है। मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। अब जो मेरियाना ट्रेंच जो हमने बात की थी, मीटर जो गहराई है इसकी, वो इसी पैसिफिक ओशन में है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अब ये जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, ये लगभग गोल आकार में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। अब इसके चारों तरफ कौन से महाद्वीप है भाई? इसके चारों तरफ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ उत्तर और दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए एक बार जल्दी से मैप में देख लेते हैं इसको। यहाँ अगर आपको दिखाई दे, तो यहाँ पे ये जो प्रशांत महासागर है यहाँ है, वही दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके साथ भाई ऑस्ट्रेलिया है और एशिया है। इन ये जो महाद्वीप हैं इनके बीच में ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा अगर आप ग्लोब में देखोगे तो ये बिल्कुल हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये गोल है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं भी जो पैसिफिक महासागर है सबसे बड़ा है और पृथ्वी का सबसे जो गहनतम बिंदु है वो भी इसी में है। और इसको घेरने वाले जो महाद्वीप हैं वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। और उसके बाद क्या कह रहा है भैया? द एटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब जो एटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, वो दूसरे नंबर का बड़ा महासागर है। इट इज़ एस शेप्ड, और इसकी जो शेप है वो एस शेप है भाई, एस की तरह दिखाई देता है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। अब इसकी जो पश्चिमी किनारे हैं उसमें उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके किनारे बनाते हैं, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और इसके पश्चिमी किनारे बनाते हैं यूरोप और अफ्रीका। मतलब इसके क्या है भाई, जो ये कुछ इस तरह का बनता है भाई। तो इस तरफ तो है यूरोप, और यहाँ है अफ्रीका। और यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ है साउथ अमेरिका। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है। हम मैप में एक बार फिर से चेकआउट कर लेंगे इसको। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अब जो इसके किनारे हैं, इस एटलांटिक महासागर के जो किनारे हैं वो कटे फटे हैं, जैसे भाई दांतों वाले हैं जिसको हम काट छांट देते हैं, बीच बीच से तोड़ देते हैं। जैसे भाई आप लोगों ने देखा होगा जब चूहे जब कागज़ को कुतरते हैं तो उस तरह का टेढ़ा मेढ़ा है ये। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब ये जो कटा फटा जो इलाका है वो एक बिल्कुल सही स्थिति है, सही जगह मुहैया करवाता है किसके लिए? हार्बर्स एंड पोर्ट्स, नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। जहाँ पर समुद्री जहाज रुकते हैं उसे हम हार्बर और पोर्ट कहते हैं। तो ये पत्तन होते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल सही जगह उपलब्ध करवाता है ये कटा हुआ जो कोस्टल लाइन है, किनारा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अगर हम वाणिज्य की बात करें, अगर हम व्यापार की बात करें, तो ये जो अटलांटिक महासागर है सबसे बिजी मतलब सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसमें जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो कभी रुकती नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जहाज़ चलते हैं व्यापारिक परिवहन के वो इसी में चलते हैं। जैसे भाई इसमें एक छोटा सा मैप यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसमें देखिए ये जो इसके किनारे हैं किस तरह से कटे फटे हैं, कोई भी इक्वल लाइन नहीं है ना। तो ये जो इलाके हैं जैसे ये जिस तरह से हैं, तो ये जहाज़ों को खड़ा करने के लिए बहुत अच्छी जगह उपलब्ध करवाते हैं। मतलब यहाँ अंदर जहाज जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि अगर महासागर में रुकेंगे तो वहाँ पे जो लहरें होती हैं, तूफान वगैरह होते हैं, वो बहा ले जाएंगे। लेकिन ये जो जगह होती हैं, जिस तरह ये कटी फटी जो जगह होती हैं,
इसमें क्या होता है, जो समंदर का पानी होता है वो इतना गहरा नहीं होता है, और भाई जो समुद्री तूफान आते हैं उनसे भी बचाव हो जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छी जगह होते हैं। और जो अटलांटिक ओशन है ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम महासागर है। अगर हम व्यापार की बात करें, बहुत ज़्यादा दुनिया भर की जहाज़ें चलती रहती हैं। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज़ इंडिया। अब भी जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वो अकेला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम से उसका नाम रखा गया है। और वो किस नाम से रखा गया है? इंडिया। जी हाँ, हमारे देश के नाम पे रखा गया है इसका नाम। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। भाई इसकी जो शेप है, इसकी आकृति है हिंद महासागर की, वो लगभग ट्राइंगल टाइप में है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। उत्तर में इसको एशिया बांध के रखता है, मतलब इसकी बाउंड्री करता है, बनाता है भाई। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, पश्चिम में अफ्रीका इसको बाउंड्री बनाता है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और इसके पूर्व में बनाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुल मिला के एक ट्राइंगल के जैसे महासागर है इंडियन ओशन। तो यहाँ पे है एशिया, यहाँ है अफ्रीका, और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में इंडियन ओशन की शेप है। द साउदर्न ओशंस encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्रीज साउथ लेटीट्यूड। अब जो दक्षिणी महासागर है, इसको कई बार हम अंटार्कटिक महाद्वीप महासागर भी कह देते हैं। तो इसका कारण ये है कि भी ये जो दक्षिण का अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसके चारों तरफ फैला हुआ है। और इसका एरिया कहाँ तक है? जो दक्षिण का 60 डिग्री का जो है, जो लैटिट्यूड है, वहाँ तक इसकी फैलाव है भाई। एंड द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। और उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जो महासागर है उसे हम आर्कटिक ओशन कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। It is connected with the Pacific Ocean by the narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। अब ये जो आर्कटिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है उससे एक बिल्कुल पतले से एक भाई स्ट्रेच से जुड़ता है भाई, एक पतली सी धारा से जुड़ता है, जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग जल संधि जिसे हम कहते हैं। स्ट्रेट का मतलब है जल संधि, जहाँ पर पानी आपस में मिलता है, इसलिए इसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। ये जगह का नाम है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब इससे ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये किससे जुड़ा हुआ है भाई? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी किनारे, और यूरेशिया के उत्तरी किनारे। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये हमारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये है एशिया। येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एशिया, और ये ऑरेंज कलर का है ये नॉर्थ अमेरिका। तो आपको छोटा सा एक येलो कलर का थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये एशिया का पार्ट है। और अगर हम इसको जूम करें, अगर हम इसको जूम करके देखें तो भाई यहाँ पे आपको एक छोटी सी वो दिखाई दे रही होगी। यहाँ ये वाला पानी ब्लू और ये वाला ब्लू जहाँ आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे बीच में, तो इसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, जल संधि। बेरिंग जल संधि इसे हम कहते हैं, जहाँ पर आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन ये दोनों आपस में मिलते हैं। शायद समझ में आ गया होगा आपको। ये ऊपर है आर्कटिक ओशन,
यहाँ है पैसिफिक ओशन, और ये जो यहाँ पे बेरिंग संधि है, इससे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद है भाई अच्छा, तो भाई ये ओशंस शायद हमारा, हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक था ओशंस वो ख़त्म हो चुका है। हमने देखा 5 कॉन्टेंट ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, उसके बाद इंडियन ओशन है, उसके बाद साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन भी कई बार कहा जाता है इसको। उसके बाद आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है। उसके बाद हमने चेक किया भी इनके जो किनारे हैं वो कौन कौन है। जैसे पैसिफिक ओशन के हैं भाई, एशिया है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसके चारों तरफ है भाई। पैसिफिक अटलांटिक ओशन के भी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और भाई यूरोप, अफ्रीका है। इंडियन ओशन के भाई एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका है। अंटार्कटिक ये जो साउदर्न ओशन है ये अंटार्कटिक के चारों तरफ है। आर्कटिक ओशन भाई आर्कटिक के जो है मतलब नॉर्थ पोल का जो एरिया है उसके चारों तरफ है। इस तरह से ये जो ओशन है ये अपनी अपनी सीमाएं बनाते हैं। इसके सीमाओं के चारों तरफ जो महाद्वीप हैं वो हैं। तो भाई इसमें जैसे हम बात करें भाई बिजिएस्ट जो ओशन है वो है हमारा अटलांटिक ओशन। और एक ऐसा ओशन जो किसी देश के नाम पे जिसका नाम रखा गया है वो इंडियन ओशन, ठीक है। और भाई जो ट्रायंगुलर शेप है वो है इंडियन ओशन की, और एस शेप है वो है अटलांटिक ओशन की, और जो सर्कुलर शेप है वो है पैसिफिक ओशन की। तो इस तरह से हमने देखा भी जो ओशंस हैं वो किस किस तरह के हैं, किस शेप में हैं, उसके किनारे कौन कौन बनाते हैं। और भाई जो हमने हाइड्रोस्फीयर की बात की, तो भाई हाइड्रोस्फीयर में मोर देन 97% वाटर इज़ नॉट suitable for drink or our use. Less than 2.5% is for us, and mostly from 2.5% is underground or glaciers. And तो इतना कम पानी है हमारे पीने के लिए। तो भाई इससे भी हम थोड़ा सोच सकते हैं कि भाई हमें पानी का यूज़ जुडिशियसली करना चाहिए, सोच समझ के पानी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वही मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।